नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं, तुम्हारा एक ऐसी कंपनी का रिव्यू करने जा रहे हैं जो कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल में काम करती है। कंपनी का नाम है पर्पल यूनाइटेड किड्स प्राइवेट लिमिटेड। अब जैसे नाम थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पर्पल यूनाइटेड किड्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का काम क्या है? बेसिकली किसी भी IPO में जैसे हम रिव्यू करते हैं, तो IPO में रिव्यू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि भाई वो कंपनी काम क्या करती है, बेसिकली उसका धंधा क्या है। तो व्यापार क्या है इसका कि ये छोटे जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे, उनके कपड़े बनाती है, मतलब कपड़े मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उनको फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से और अपने रिटेल स्टोरों के माध्यम से बिक्री करती है। ये कंपनी का बिजनेस है। और इस कंपनी का क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से बिजनेस आता है। जो छोटे बच्चों के मतलब आपने देखे होंगे हाफ या जो 1 साल 2 साल से 3 साल से बड़े रहते हैं, उनके मतलब अधिकतर जो बच्चे के कपड़े होते हैं, ये वही कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करती है। फिर उसको कुछ तो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से और कुछ इनके जो है अपने खुद के जो है रिटेल स्टोर हैं, उसके माध्यम से कंपनी सेल करती है। तो ये कंपनी का बिजनेस है। अगर हम बात करें कि इसमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। एक तो क्या है कि जैसे बच्चों का आप कोई कपड़े बना रहे हो ना, तो उसमें क्या है, टेक्सटाइल बिजनेस में ये चीज़ होती है कि मार्जिन कम होता है। बस जो बच्चों के कपड़े होते हैं ना, उनमें थोड़ा सा मार्जिन अच्छा मिल जाता है। ये थोड़ा सा अच्छा होता है क्योंकि कोई भी जब किसी का भी नवजात शिशु रहता है, किसी का भी कोई घर में नया बच्चा आता है, तो वो मतलब वो पैसे को लेके कोई वो नहीं करता। वो बस उस समय डिजाइन देखता है कि मेरे बच्चे पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या खिल रहा है। और जैसे जैसे आप जो बड़े मतलब कोई कुर्ता पजामा बना रही है कोई कंपनी, पैंट शर्ट बना रखा कपड़ा बना रही है, तो उसमें जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो वो ये चीज़ें देखने लगता है कि यार इससे थोड़ा दूसरे में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है ना, बच्चों के प्रोडक्ट में एक चीज़ें मिल जाती है कि इनको मार्जिन अच्छा मिल जाता है। अब एक चीज़ देखी जाए कि कंपनी का जो अधिकतर रेवेन्यू है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आता है। मतलब इसका क्या काम है कि ये प्रोडक्ट बनाती है और उन प्रोडक्टों को किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है और वो डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें दुकानों पे सेल आउट करता है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव भी है। नेगेटिव किस लिए? नेगेटिव इसलिए है कि ये अधिकतर जो बिजनेस है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर पे आपको निर्भर है। डिस्ट्रीब्यूटर को एक तो आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा। भाई अगर उसने बोल दिया यार सामने वाला तो मुझे 15 रुपये पीस दे रहा है और आपको 15 नहीं देना, आपको 10 रुपये देना है, तो वहाँ आप मना नहीं कर सकते। एक तो ये नेगेटिव आ गया। दूसरा क्या है कि आपको हमेशा ही, भले ही आप मार्जिन कमा रहे हो, लेकिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खुश रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर उससे डिमांड देगा और उसी के बाद आपको आगे काम करना है। एक ये हमने बेसिकली इसका धंधा समझ लिया। धंधे में एक चीज़ और रहती है, इनमें क्या है कि जो टेक्सटाइल का बिजनेस होता है ना, जो रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है टेक्सटाइल में भी, एक तो वो जो कपड़ा बनाते हैं, एक जो रेडीमेड गारमेंट बनाते हैं, मतलब बना बनाया जो प्रोडक्ट बनाते हैं। उसमें एक थोड़ी सी जो मैंने 2-3 कंपनियों की बैलेंस शीट देखी है टेक्सटाइल में, वो जो देखने को मिला है, एक चीज़ है कि वहाँ पे क्या है कि जो इन्वेंट्री है ना इन लोगों की, इन्वेंट्री बहुत बढ़ जाती है। इन्वेंट्री बढ़ जाती है क्योंकि जैसे ओल्ड हो जाता है कोई डिज़ाइन। जैसे आज मैंने अपने बच्चे को ये फिर पहनाया और या मैंने किसी 6 महीने पहले पहनाया, वो मैं गया यार ये नहीं यार, ये तो मैंने वहाँ देखा था यार, ये उसके लड़के ने पहना था, ये नहीं यार उसकी बच्ची ने पहना था। थोड़ा अच्छे में दिखाओ, थोड़ा यूनिक में दिखाओ। तो उससे होता क्या है कि इनकी जो इन्वेंट्री है ना, वो बढ़ती चली जाती है। भाई कपड़ा है वो, और उसका क्या करोगे तुमने वो कोई प्रोडक्ट बना दिया, कोई डिज़ाइन निकाल दिया। अब डिज़ाइन आप एक तो निकालोगे नहीं कि 10-20 भेजोगे। आपने सारे डिस्ट्रीब्यूटरों के यहाँ माल भेजा। अब माल भेजा तो उनके जितने बिके बिके, नहीं बिके। और लेकिन इसमें एक चीज़ की पॉलिसी रहती है रिटर्न पॉलिसी में, कि आप अपना उतना सामान रिटर्न कर दो, हम इसके बदले में आपको दूसरा भेज देंगे। मतलब मैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं उनमें मैं 1-2 जगह मिला हूँ कि तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप बच्चों का कोई प्रोडक्ट लेते हो और आपने सपोज करो 2 लाख 10 लाख का माल लिया और आपका कुछ प्रोडक्ट नहीं बिके, तो वो आप रिटर्न है। रिटर्न मतलब ही आप उतने प्रोडक्ट हमारे भेज दो, हम उसके माध्यम से आपको नया वाला माल भेज देंगे। तो उसमें क्या है, इनके पास इन्वेंट्री बढ़ जाती है। भाई माल इनके पास गोदाम में डंप हो जाएगा, तो इनका जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट इन्वेंट्री के रूप में दिखेगा। भाई जैसे मैं सपोज करूँ मेरे पास में 1,000 रुपये बचे, है ना, प्रॉफिट मेरे को 1,000 का हुआ, बट वो 1,000 रुपये के कपड़े रखे मेरे पास में गोदाम में, तो वो इन्वेंट्री दिखेगी कपड़ों में। ये तो हो गया। दूसरा क्या, इनके ट्रेड रिसीवल बहुत अटक जाते हैं। ट्रेड रिसीवल क्यों अटक जाते हैं कि देखो मान लो मैं बड़ा व्यापारी हूँ,
मैंने 5 लाख रुपए का कोई कपड़ा लिया और 5 लाख के कपड़े में मैंने 2 लाख पहुंचा दिए और बोले ठीक है आते रहेंगे कोई बात नहीं, तो वो 3 लाख अटक गए आपके। 3 लाख के आपके ट्रेड रिसीवल में अटक गए। वो तब वो जब अगली बार उस वहाँ से कोई डिमांड आएगी तब वे 3 लाख रुपए निकल के आएंगे। तो एक तो ये है। अब ऑल ओवर हमने बात तो समझ ली, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑल ओवर धंधा समझ लिया, आईपीओ कितने का है ये समझ लेते हैं। तो जो पर्पल यूनाइटेड किड्स प्राइवेट लिमिटेड जो टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है, ये कंपनी क्या है, आईपीओ के माध्यम से 32 करोड़ 81 लाख रुपए जुटाना चाहती है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, मतलब जितना भी पैसा जुटाएगी वो पूरा का पूरा प्रमोटर की जेब में जाने वाला है। अगर हम इसमें कोटे की बात करें तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। जो एनआईआई है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। अगर हम रिटेल की बात करें तो रिटेल के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा गया है। कंपनी थोड़ी छोटी है तो एनएससी में आ रही है और एसएमई सेक्टर की कंपनी है। अगर प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर के पास में वर्तमान में 87% की होल्डिंग है और जो कि आफ्टर आईपीओ मतलब आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर के पास में 64% की होल्डिंग बचेगी, जो थोड़ा सा अच्छी बात है। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें कि आफ्टर आईपीओ कंपनी का जो मार्केट कैप बनेगा वो कितने करोड़ का बनेगा, तो आईपीओ आने के बाद इस कंपनी का जो मार्केट कैप बनेगा वो 122 करोड़ का बनेगा। ये तो हुआ। अगर प्रमोटर की बात करें तो तुम्हारा जितेंद्र देव सेठ ये कंपनी का प्रमोटर है और कंपनी 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कंपनी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 10 साल पुरानी कंपनी है। और कंपनी का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से कंपनी का व्यापार मतलब बिजनेस आता है। अगर हम बात करें कि कंपनी का लोट साइज क्या है तो या आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, तो 121 रुपये से लेके 126 रुपये का लोट प्राइस बैंड है और 1000 शेयरों का एक लोट है। अगर आप आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको अपर हैंड पे ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और अपर हैंड का मतलब ये बनता है कि 1,26,000 रुपये आपको एक एप्लीकेशन में लगाने पड़ेंगे। अगर वर्तमान में जीएमपी की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अभी कुछ नहीं चल रहा है। आईपीओ की बात करें कि कितनी तारीख से ओपन रहेगा, तो ये आईपीओ क्या है, तुम्हारा यूनाइटेड पर्पल यूनाइटेड किड्स प्राइवेट लिमिटेड जो टेक्सटाइल से कंपनी है, इसका जो आईपीओ है वो 11 दिसंबर को ओपन होगा और 13 दिसंबर को क्लोज होगा। मतलब ये आईपीओ 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में खुला रहेगा। अगर कंपनी की अलॉट की बात करें कि भाई कितने ऐसा क्या है, तो अलॉटमेंट जो है इसके 16 दिसंबर को आएंगे। अगर बात करेंगे रिफ़ंड की, अगर आपको आईपीओ में नहीं लगता है तो 17 दिसंबर को रिफ़ंड हो जाएगा। अब बात करें कि इसके जो अगर किसी को आईपीओ लग जाता है, तो अगर आईपीओ लग जाता है तो आपको 17 दिसंबर में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे शेयर। अगर लिस्टिंग की बात करें कि इसकी लिस्टिंग कितने तारीख की है, तो इसकी जो लिस्टिंग है 18 दिसंबर को शेयर मार्केट में एनएससी में लिस्ट हो जाएगी, एसएमई में। अब हमने ये तो समझ लिया, धंधा समझ लिया। अब हम डालते हैं थोड़ा सा इसके एसेट वगैरह पे नज़र डाल लेते हैं कि एसेट क्या है, रेवेन्यू क्या है इस कंपनी का, प्रॉफिट है या लॉस है, तो आरओसी क्या बोलती है, आरओई क्या बोलता है, पी रेशो क्या बोलता है, प्राइस टू बुक रेशो क्या बोलता है ना। तो इसका क्या, अगर एसेट की नज़र डालें तो भाई कंपनी के जो एसेट है ना, 2022 में 2278 करोड़ के एसेट हुआ करते थे, जो बढ़ के 2023 में 3250 करोड़ के एसेट हो गए। और 2024 की अगर बात करें तो 4932 करोड़ रुपए के अभी वर्तमान में कंपनी के पास में एसेट हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें कि भाई रेवेन्यू कैसा है, तो 2022 में इसका 1656 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, 2023 में 2571 करोड़ रुपए का इसका रेवेन्यू हो गया और 2024 की बात करें तो 4219 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। तो अगर जहाँ तक की बात करें कि इसका जो प्रॉफिट है या जो एसेट है ना, उसमें सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ है, जो रेवेन्यू है उसमें भी सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ है। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 2022 में इसका 171 करोड़ रुपए का हुआ करता था, 2023 में 149 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 2024 की अगर बात करें तो 481 करोड़ का इनका प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है, जो अपने डीआरएचपी में दाखिल किया है। अब अगर ये बात हमने समझे कि यार ये जो प्रॉफिट है वो इतने
अनयूजुअल तरीके से क्यों फ्लक्चुएट कर रहा है, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब ये कंसर्न का विषय होता है। किसी भी कंपनी को, अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसका जो प्रॉफिट होता है ना, वो एक सस्टेनेबल तरीके से बढ़ना चाहिए। भाई 20%, 15%, 30% जो ग्रोथ है ना, वो एक सस्टेनेबल होनी चाहिए। अब लेकिन इनमें जो हो रही है ना, वो कभी 1 लाख, कभी 10 लाख, कभी 5 लाख। आप बताओ भाई, 171 करोड़ से 149 करोड़, तो फिर 461 करोड़, मतलब 150 के 3 गुना प्रॉफिट हो गया। जबकि इनका जो रेवेन्यू में 3 गुना की ग्रोथ नहीं आई है भाई, प्रॉफिट में 3 गुना की ग्रोथ आ गई। पर चलो, कंपनी के अपने कुछ हो सकता है, इंटरनल कोई बातें हों। अब बात समझ लेते हैं कि कंपनी का आरओसी क्या बोलता है। तो जो कंपनी का आरओसी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो कंपनी का 19.35% का है। अगर हम ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर, तो इसका जो ईपीएस है वो 5 रुपये 1 पैसे का निकल के आता है। अगर हम कंपनी की पी रेशो की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशो की, कि कितने पी रेशो पे आ रही है, तो कंपनी 25 के पी रेशो पे आ रही है। 25 का पी रेशो थोड़ा सा ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा कोई महंगा भी नहीं है और ज़्यादा सस्ता भी नहीं है, मतलब अगर देखा जाए तो। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें कि कंपनी का कितना रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो 28 का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। अगर हम बात करें कि इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू क्या आ रही है निकल के, तो अगर हम इसको कंसिडर करते हैं आज के प्रॉफिट से, तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2.4 की निकल के आती है। अब बात करते हैं, अगर पूरी कंपनी के जो भी इसने स्टोर खोल रखे हैं, या जो जहाँ पे फैक्ट्री है, वो क्या स्थिति में, कंपनी का क्या है कि पूरी की पूरी जो ज़मीन है ना, वो इसने लीज पे उठा के रखी है। लीज पे है कंपनी, और 190 कर्मचारी इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, जो इन्होंने बताया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है इनका आईपीओ लाने का, वो पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट कि इन्होंने क्या बताया। ये 18 करोड़ रुपए क्या है कि वर्किंग कैपिटल डेज में अपना जो उसमें यूज करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल में। और जो दूसरा क्या, रिटेल स्टोर जो है ना, कंपनी ने ऐसा बताया कि जो बाकी के पैसे बचे हैं उनसे हम मतलब एक तरह से रिटेल स्टोर खोलना चाहते हैं, जिसमें अपने कपड़े बिकेंगे। वो थोड़ा सा एक अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। लेकिन एक 2-3 चीज़ें मैं आगे बताऊंगा चल के, लेकिन यहाँ तक जो देखा कि कंपनी का जो फ्यूचर का प्लान है वो तो ठीक ठाक नज़र आ रहा है कि भाई जो अपना पैसा उठा रहे हो आप, उससे कुछ वर्किंग कैपिटल में यूज लोगे, और बाकी का जो पैसा बचा उससे आप अपने जो रिटेल में स्टोर खोलोगे, जिसमें अपनी फैक्ट्री में बनेगा कपड़ा, और उसे अपने रिटेल स्टोरों पर ये बेचेंगे। उससे कंपनी के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसमें मार्जिन इनको ज़्यादा मिल जाएगा। जो इनका मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से चला जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी क्या करता है कि वो दुकानदारों को सेल करता है। भाई इनका B2B बिजनेस है बेसिकली। B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। भाई ये कपड़ा बना रहे हैं, उसे फिर ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर उसे दुकानदारों को दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि इनके बीच का मार्जिन खत्म हो जा रहा है। मान लो इन्हें कोई कपड़ा, इन्होंने इनका रॉ मटेरियल लगा के, सपोज करो इन्हें कोई कपड़ा 100 रुपये का ही बेच रहे हैं, तो इन्हें सपोज करो 60 रुपये का पड़ा, तो 60 रुपये में से इन्होंने 20 रुपये अपने रख लिए, 80 का उसे दिया डिस्ट्रीब्यूटर को। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या करा, 10 रुपये अपने मार्जिन के रखे और 90 रुपये का उन्होंने सामने दुकानदारों को सेल कर दिया। और दुकानदार उसे मार्केट में 100 का, 110 का, 120 का, 130 का, इस तरह से सेल आउट करता है। तो अगर ये अपना रिटेल स्टोर खोल लेते हैं, तो रिटेल स्टोर खोलने से क्या होगा कि एक तो कम रेंज पे ये प्रोडक्ट बेच पाएंगे। अगर इन्होंने सपोज करो 100 रुपये का कोई जो ये मार्केट में बिक रहा है कोई कपड़ा, और वो इन्हीं के रिटेल स्टोर पे अगर वो 60 का, 70 का, 80 का मिल जाए, 60 का इन्हें पड़ रहा 80 तक का मिल जाए, तो जो पब्लिक है, जो आम जनता है, वो उन्हें दिखता है भाई 150 का वहाँ मिल रहा है, वहाँ 60 का मिल रहा है, वो कंपनी का रिटेल स्टोर है। तो ये कंपनी की अच्छी बात है। मतलब अगर कोई कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करती है, रिटेल स्टोर लगाती है, इस तरह का जो काम करती है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। हम बात करें कि कंपनी के लिए, अब ये बात करें कि कंपनी आईपीओ में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो, मैं आईपीओ में लगाना है नहीं लगाने की आपको कोई भी एडवाइजरी प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। मेरा आपको सीधी सिंपल सी बात है कि मैं आईपीओ का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि भाई इस कंपनी में आपको ये अच्छी बातें हैं, ये बुरी बातें हैं। आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना, वो डिसीजन आपका स्वयं का होगा। फाइनेंशियली डिसीजन आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें। मैं तो आपसे केवल कंपनी की अच्छी और बुरी बातें शेयर कर रहा हूँ, ना मेरे से आपको सुनकर इन्फ्लुएंस होना है, ना आपको डिस्करेज होना है। आपको लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो मत लगाओ। अब मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा कंपनी के बारे में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में,
कि भाई जो इसमें लगाएं कि नहीं लगाएं, उसमें 2-3 चीज़ें फैक्टर होती हैं। तो पहला फैक्टर तो ये आता निकल के कि भाई पहले तो क्या है कि इसमें जो चीज़ अच्छी देखने के लिए मिली है वो कि जब भी कोई किसी का बच्चा होता है, जब परिवार में कोई नया शिशु का जन्म होता है, तो वो क्या है कि रेट उसके लिए मैटर नहीं करता, डज़ नॉट मैटर दिस रेट। वो अगर बच्चे का कोई उसे किड्स का कोई कपड़ा खरीदना है, उसे पसंद आ गया तो वो ले लेता है। तो इन्हें एक तो मार्जिन मिल जाता है, पहली बात तो कि इन्हें अपने हिसाब से मार्जिन मिल सकता है अगर ये प्रोडक्ट अच्छा देंगे। दूसरी बात है क्या है कि इन्वेंट्री तो बढ़ती है, साथ साथ में इनको नए नए जो ये निकालते हैं, मतलब सेल करें या कुछ भी, वो इनका ज़्यादा दिन ना रुक के सेल आउट हो जाता है और हमेशा डिमांड में रहता है ये सेक्टर। मार्जिन अच्छा है। कंपनी B2B और B2C में काम करती है, बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर। कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो पैसा है वो रिटेल स्टोरों में लगेगा, मतलब कंपनी अपने कुछ आउटलुक वगैरह इस तरह खोलेगी। कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑफलाइन भी आता है और ऑनलाइन भी आता है, मतलब ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब कंपनी के बारे में कुछ ख़राब बातें भी जान ली जाए, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको कुछ बुरी बातें भी बताऊँ। देखो, बुरी बातें क्या है कि कंपनी के जो प्रमोटर है ना, तुम्हारा जगदेव सिंह सेठ, इनके ऊपर एक केस चल रहा है। अब वो टैक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। एक केस चल रहा है, ये कंपनी के बारे में नेगेटिव बात है जो मैंने आपसे शेयर कर दी। दूसरा कि कंपनी के इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री माल बिक नहीं रहा, गोदाम में पड़ा है, ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात है। दूसरी बात क्या है कि कंपनी के पास में उधारी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको पेबल इनके पास इतना पड़ा है कि इन्हें वो पैसा देना है। अब वो ठीक है, तुम यहाँ प्रॉफिट दिखा तो दे रहे हो 481 करोड़, जो आईपीओ को एनालिसिस करता है या कोई नहीं समझता, वो 481 करोड़ का प्रॉफिट देखेगा, बोले यार 3 गुना प्रॉफिट हो गया, 150 करोड़ का प्रॉफिट था और 3 गुना हो गया, तो वो सोचेगा ऐसा कुछ नहीं। आप कंपनी की बैलेंस शीट जाकर अंदर से अगर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास में उधारी है, जो पेबल लगभग 1100 कुछ करोड़ के इनके पास में है, जो इन्हें लौटाने हैं। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न की बात है कि भाई आपने इतना पैसा क्यों पड़ा है, वो देना है। अगर तुम दे दोगे तो और लॉस में आ जाओगे आप 600 करोड़ के। कि आप सपोज करो मैं 500 रुपये जेब में रख के बैठा हूँ, सामने वाले का 800 मुझे देना है, और मैं बोल रहा हूँ मैं तो यार मेरे पे तो 500 है, तो 800 मुझे सामने वाले का भी तो देना है। ये कंसर्न की बात है। दूसरा क्या है, इनके ट्रेड रिसीवल अटक जाते हैं। ट्रेड रिसीवल की जो मैंने बात की कि भाई आपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको अटका दिया कि यार रुक जाओ अभी देते हैं, अभी पैसे आए नहीं हैं, माल नहीं बिक रहा। कुछ माल इनका ओल्ड फैशन हो जाता है। ओल्ड फैशन होने से क्या होता है, यार एक काम करो, अभी तुम ये माल रख लो, इसके एवज में दूसरा माल भेज दो बना के, तो वो माल का भी क्रेज चल रहा है। ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। कंपनी के बारे में मैंने आपको पॉजिटिव बातें भी बता दी कि कंपनी के बारे में पॉजिटिव क्या है, कंपनी के बारे में मैंने नेगेटिव बातें भी बता दी कि कंपनी के बारे में नेगेटिव क्या है। अब आपको आईपीओ में लगाना है नहीं लगाना है, ये डिसीजन आपका अपना होगा। आपको आईपीओ में लगाना है, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लगाएं। फाइनल डिसीजन जब भी लें आप बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि कई बार देखा गया है आदमी शेयर बाज़ार में आके नुकसान कर लेता है। नुकसान की जो बड़ी वजह रहती है वो रहती है जानकारी का अभाव, सही से जानकारी ना होना। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थैंक यू।